गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने ये किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है? एक क्वेश्चन लिखो। हाउ मच आइस will separate how much ice will separate if a solution containing 25 gram of ethylene glycol. How much ice will separate if a solution containing 25 gram of ethylene glycol in 100 gram of water is cooled to minus 10 degree centigrade? Is cooled to minus 10 degree centigrade. Kf for water given है 1.86 Kelvin per molar. Kf वाटर के लिए गिवन है 1.86 केल्विन पर मोलल। मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन गिरा, हाउ मच आइस विल सेपरेट इफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 25 gram of ethylene glycol in 100 gram of water is cooled to minus 10 degree centigrade. Kf for water given है 1.86 Kelvin per molar.
गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। हाउ मच आइस विल सेपरेट, हाउ मच आइस विल सेपरेट if a solution containing 25 gram of ethylene glycol, 25 gram of ethylene glycol in 100 gram of water, in 100 gram of water is cooled to minus 10 degree centigrade. Kf for water 1.86 Kelvin per mole. 25 gram is correct answer. इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है पहले जो आईआईटी रुड़की है, वो रुड़की एक इंडिपेंडेंट कॉलेज हुआ करता था, उसका अपना एक अलग एग्जाम होता था। तो ये क्वेश्चन जो है रुड़की एग्जाम में 1990 में पूछा गया था, और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1991 में यह सेम क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसा मतलब रेयर ही होता है कि आईआईटी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो दूसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है, लेकिन दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में रिपीट हो, ये रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा बोल रहा है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड कर रहे हैं, और आपको पता है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है जो वाटर को फ्रीज होने से रोकता है। बट जो अमाउंट यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का ऐड किया गया है वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है वाटर को माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होने से बचाने के लिए, बल्कि इस अमाउंट के साथ वाटर जो है वो उससे हायर टेम्परेचर पे ही फ्रीज होने लगेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा। इसका मतलब है कि माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीजिंग पॉइंट को ले जाने के लिए हमें सोल्यूशन की मोलालिटी को हाई रखना पड़ेगा। अब सोल्यूशन की मोलालिटी को हाई रखना है तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी सोल्यूशन में, कोई भी सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो ना तो फ्रीज होता है ना इवेपोरेट होता है, हमेशा इवेपोरेशन या फ्रीजिंग सॉल्वेंट की होती है। तो यहाँ पे जो आइस बनेगा उस आइस के फॉर्मेशन में सिर्फ सॉल्वेंट इन्वॉल्व होगा, सोल्यूट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करोगे। लिखो, एज्यूमिंग ये अब नहीं, पहले इसको इस तरीके से लिखो, सिंस ड्यूरिंग फ्रीजिंग only the solvent can participate, only the solvent can participate, solute does not, only the solvent can participate, solute does not. If we assume that x gram, if we assume that x gram of ice will separate out, x gram of ice will separate out, therefore अब जरा देखो क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ पे वांटा फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M।
अब देखो डेल्टा टीएफ क्या होगा, डेल्टा टीएफ इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या है बेटा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, एंड दिस इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। अब देखो टीएफ नॉट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वाटर के केस में, और यहां पे टीएफ हमें -10 पे ले जाना है, तो -10, 0 माइनस -10। मैंने कल बताया था टेम्परेचर डिफरेंस चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो हमेशा बराबर होता है। केएफ 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। तो अगर हम मोलालिटी की बात करें तो सल्यूट का अमाउंट तो बदलना नहीं है, सल्यूट का अमाउंट तो वही रहेगा। सल्यूट का अमाउंट कितना है बेटा, 25 ग्राम। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है, कल भी बताया था। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 62। तो 62 अपॉन, मान लो x ग्राम अगर आइस प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब कि जो वाटर का अमाउंट है, पहले 100 ग्राम था वाटर का, अभी x ग्राम उसमें से आइस बन गया, तो बचा कितना वाटर, 100 माइनस x, 100 माइनस x मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आप इसको लिख सकते हो 186 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 100 माइनस x। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 62 एंड 186 यहाँ पे 3 आ गया, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 75। तो x वैल्यू आ जाएगी बेटा 25 ग्राम। तो 25 ग्राम इज करेक्ट आंसर। 25 ग्राम इज करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो एन एलिमेंट x एटॉमिक मास 25, एन एलिमेंट x atomic mass 25 exist as x4 मतलब ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एन एलिमेंट x atomic mass 25 exist as x4 in बेंजीन। बेंजीन के अंदर जैसे आपको पता है कि बेंजोइक एसिड अगर है या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइमराइज हो जाता है, वैसे ही बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट x है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेंजीन के अंदर x4 के फॉर्म में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन एलिमेंट x एटॉमिक मास 25 एग्जिस्ट एज x4 इन बेंजीन। आगे लिखो 51 ग्राम of saturated solution of benzene 51 gram of saturated solution of x 51 gram of saturated solution of x in benzene 51 gram of saturated solution of x in benzene was added to 50 gram of pure benzene
मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, 51 ग्राम of saturated solution of X in benzene was added to 50 gram of pure benzene. Was added to 50 gram of pure benzene. The resulting solution showed a depression of freezing point. The resulting solution showed a depression of freezing point of 0.55 Kelvin. Of 0.55 Kelvin. 0.55 Kelvin. Calculate the solubility of X. Calculate the solubility of X per 100 gram of benzene. Calculate the solubility of X per 100 gram of benzene. Kf for benzene. Kf for benzene ये गिवन है बेटा 5.5 केल्विन पर मोलल. Kf for benzene is 5.5 केल्विन पर मोलल, ये गिवन है. रवनदीप बेटा माइक को म्यूट करो. थ्री 3.66 ग्राम ये सही आंसर नहीं है.
1.235 ग्राम, ये भी सही नहीं है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो। क्वेश्चन बोल रहे हैं एन एलिमेंट एक्स, एटॉमिक मास है उसका 25, ये x4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन बेंजीन 51 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ x इन बेंजीन, तो 51 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन गिवन है। $51 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज गिवन, और उसमें 50 ग्राम प्योर बेंजीन ऐड किया जा रहा है। इसके अंदर 50 ग्राम प्योर बेंजीन ऐड कर रहे हैं। और फिर जो सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 0.55 केल्विन। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ x पर 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, kf फॉर बेंजीन गिवन है। आपको x की सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम बेंजीन में निकालनी है। हाँ, 1 ग्राम इज करेक्ट आंसर। नहीं, 1 ग्राम करेक्ट आंसर नहीं है, 1 ग्राम करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 51 ग्राम में x ग्राम या w ग्राम x का प्रेजेंट है। आप नोट कर लो। एज्यूमिंग दैट w gram of x, assuming that w gram of x is dissolved in 51 gram of saturated solution. W gram of x is dissolved in 51 gram of saturated solution. ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के 51 ग्राम में W ग्राम किसका है? W ग्राम है X का। इसका मतलब उसके अंदर बेंजीन का अमाउंट कितना होगा? 51 माइनस W। उसके अंदर बेंजीन का कितना अमाउंट होगा? 51 माइनस W, और उसमें 50 ग्राम बेंजीन और ऐड कर दिया। तो अब बेंजीन का जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर वो 101 माइनस W हो गया, 101 माइनस W। और बोल रहे हैं कि तब जो सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 0.55 केल्विन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF 0.55 गिवन है, KF गिवन है बेटा 5.5, मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। मोलालिटी क्या हो जाएगी? W ग्राम सोल्यूट का है, सोल्यूट X4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा बेटा 100। एटॉमिक मास 25 है, X4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 100। तो इतना उसका मोल आ गया, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है? सॉल्वेंट का अमाउंट है 101 माइनस W ग्राम। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है? 101 माइनस W ग्राम। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है तो आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा 100 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ये 10 इज इक्वल टू, ठीक है, 10 इज इक्वल टू
101 minus W divided by 10W. 10 is equal to 101 minus W divided by 10W. तो ये आ जाएगा बेटा 100W is equal to 101 minus W. तो ये आ गया ये 101W is equal to 101, तो W is equal to 1 ग्राम आ गया। अब ध्यान देना, इसका मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ X dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के 50 ग्राम में 1 ग्राम X का है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा। तो आप लिखोगे therefore 1 ग्राम of X is soluble in 50 gram of benzene. Therefore 2 gram of X is soluble in 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आंसर होगा बेटा 2 ग्राम। 100 ग्राम में कितना अमाउंट सॉल्युबल है ये पूछा जा रहा है। तो आ गया समझ में ये पूरा सॉल्यूशन? ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया? अभी इन क्वेश्चन में आप देख रहे हो कैलकुलेशन जो है वो नहीं के बराबर है, प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 0.01 मोलल 0.01 मोलल aqueous solution 0.01 molal aqueous solution of potassium ferricyanide। फॉर्मूला देख लेना, 0.01 molal aqueous solution of potassium ferricyanide। पोटेशियम फेरिसाइनाइड ये होता है फॉर्मूला K3FeCN6। K3FeCN6 0.01 molar aqueous solution of potassium ferricyanide freezes at 272.938 Kelvin। 272.938 Kelvin। What is its percentage dissociation? What is its percentage dissociation? What is its percentage dissociation? Given Kf is equal to 1.86 Kelvin per molal। Kf given है 1.86 केल्विन पर मोलल। अब देखो यहां पे डिसोसिएशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी, तो आपको वन हाफ फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। अब जरा पहले एक बात यहाँ पे समझ लो, बेसिकली जो यहाँ पे सल्यूट हमने कंसीडर किया है, सल्यूट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला का कुछ पार्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसके फॉर्मूला का कुछ पार्ट और कई बार पूरा का पूरा फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो जो पार्ट फॉर्मूला का ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है
इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि जब हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पार्ट है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, वो इंटैक्ट रहता है इनसाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है ये फर्दर आयन में, सिंपल आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक साथ इंटैक्ट होकर के एग्जिस्ट करेगा। तो K3FeCN6 को K3FeCN6 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट करके फॉर्म करेगा पोटेशियम आयन और ये फॉर्म करेगा फेरीसाइनाइड आयन, फेरीसाइनाइड आयन फॉर्म करेगा। K3FeCN6 वाटर में डिसॉल्व होकर के पोटेशियम आयन बनाएगा, 3 पोटेशियम आयन, और फॉर्म करेगा फेरीसाइनाइड आयन। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन की बात हो रही है। 70, हाँ सही है, आंसर सही है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से परसेंटेज डिसोसिएशन आएगा। तो आप कैसे एनालिसिस करोगे? देखो, एज्यूम कर लेते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल है। T इज इक्वल टू 0 पे अगर हम इसका 1 मोल को कंसीडर कर रहे हैं, हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, 78 भी चलेगा। तो T इज इक्वल टू 0 पे 1 मोल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, 0 एंड 0, तो इक्विलिब्रियम पे मान लो इसका अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। इसका प्रोड्यूस कितना होगा बेटा? 3 अल्फा, और इसका कितना प्रोड्यूस होगा? अल्फा। उसका बचा 1 माइनस अल्फा, स्टोइकियोमेट्रिकल अगर उसका अल्फा कंज्यूम है तो इसका 3 अल्फा प्रोड्यूस होगा और इसका अल्फा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा। तो ये आ गया बेटा 1 प्लस 3 अल्फा। तो इनिशियली हमने इसका 1 मोल लिया है और इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस 3 अल्फा है, तो वांटा फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 अल्फा बाई 1, यानी कि 1 प्लस 3 अल्फा। वांटा फैक्टर आ गया 1 प्लस 3 अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इसलिए वांटा फैक्टर को इंक्लूड करेंगे। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा बेटा? 273, ये तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, 273 माइनस 272.938, 273 minus 272.938 is equal to I is equal to 1 plus 3 alpha multiplied by KF 1.86 multiplied by molality, molality value यहाँ पे given है 0.01, 0.01। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 273 माइनस 272.938, तो ये आ गया बेटा 0.062, 0.062 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1.
तो 6.2 अपॉन 1.86, तो ये आ गया बेटा 10/3, 10/3 यानी कि कितना आ गया ये 3.33, 3.33, तो ये 3.33 आ गया। 1 + 3 अल्फा इज इक्वल टू 10/3, यानी कि ये आ गया 3.33। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 2.33, तो अल्फा इज इक्वल टू 2.33/3, तो ये आ गया 77.7778, यानी कि परसेंटेज के टर्म्स में अगर बात करें तो 77.78%। तो बेटा ये हो गया क्लियर सबको, कैसे सॉल्व करना है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम को, ये समझ में आया? ये जो रिस्पांस टाइम जो है ये स्लो हो गया है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है या वो ब्रेन का नेटवर्क जो है वो स्लो हो गया है? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है सर एक बार दोबारा समझा दो। अब क्या समझा दूं, मैंने तो पूरा उड़ा दिया। सर वहां से समझा दो, डेल्टा टीएफ से। हाँ हाँ, रुक जा बताता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है? तो मैंने कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का कुछ पार्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो जो पार्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो पार्ट वाटर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर वो इंटैक्ट रहता है, वो डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है? तो K3FeCN6 को हमने कंसीडर किया, उसको वाटर में हमने डिसॉल्व किया, तो जो बाहर वाला आयन है यानी कि पोटेशियम आयन, वो तो सिंपल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 पोटेशियम आयन बन गए। बाकी जो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला पार्ट है वो इंटैक्ट रहा, तो फेरिस साइनाइड आयन बन गया उसके साथ। अगर हमने कॉम्प्लेक्स का एज्यूम कर लिया कि 1 मोल है, तो आयंस स्टार्टिंग में 0 बाद में इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि अगर उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 1 - अल्फा उसका बचा, तो इधर जो है जो पोटेशियम आयन होगा उसका 3 अल्फा बनेगा और फेरिस साइनाइड आयन का अल्फा बनेगा। तो टोटल मोल हमने इक्विलिब्रियम पे निकाला, तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल क्या आ गया 1 - अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये 1 + 3 अल्फा आ गया, और इनिशियल मोल 1 है इसलिए वांटा फैक्टर आ गया 1 + 3 अल्फा। अब हमें पता है क्योंकि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है, वांटा फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, तो डेल्टा टीएफ क्या जाएगा I × KF × M, I × KF × M। I वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 1 + 3 अल्फा, ठीक? तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो डेल्टा TF TF0 - TF0 273 और TF गिवन है प्रॉब्लम में 272.938, ये प्रॉब्लम में गिवन है, तो 273 - 272.938 ये डेल्टा TF हो गया, इज इक्वल टू I की जगह पे 1 + 3 अल्फा पुट कर दिया, 1 + 3 अल्फा इंटू KF गिवन है इंटू मोलालिटी गिवन है, तो यहां से हमने निकाला 1 + 3 अल्फा आ गया 3.33, तो उससे हमने अल्फा निकाला, अल्फा आ गया 0.7778, 0.7778, ठीक है? तो परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करके 77.78% आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन
सॉल्व कराने जा रहा हूं, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है मेरे डीपीपी में, वो डीपीपी आपको मिली नहीं जिससे मैं मोस्टली क्वेश्चन कराता हूं, तो इस डीपीपी में ये क्वेश्चन पिछले 16 साल से रखा हुआ है, लास्ट 16 ईयर से ये इस डीपीपी में है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछा गया है इन 2012। 2012 में आईआईटी एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था जो कि डीपीपी में पिछले 16 साल से पड़ा हुआ है, और आईआईटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटीजर आंसर टाइप सेक्शन में। ठीक है, अब जरा आप क्वेश्चन लिखो। A complex is represented as a complex is represented as a complex is represented as, ये कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन है बेटा COCl3 डॉट XNH3, COCl3 डॉट XNH3. A complex is represented as COCl3 dot XNH3. आगे लिखो, it's 0.1 मोलल, it's 0.1 मोलल aqueous solution, it's 0.1 मोलल aqueous solution, it's 0.1 मोलल aqueous solution shows delta TF 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड. KF for water is 1.86 Kelvin per molal. KF for water is 1.86 Kelvin per molal. Assuming 100% ionization of complex, assuming 100% ionization of complex, बोले कॉम्प्लेक्स का 100% आयनाइजेशन होता है, assuming 100% ionization of complex and coordination number of cobalt is 6, and coordination number of cobalt is 6, then determine the formula of complex, आईआईटी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, बल्कि उन्होंने एक्स वैल्यू पूछी थी। ये जो एक्स वैल्यू है, इस एक्स वैल्यू को उन्होंने पूछा था, तो मतलब उनका क्वेश्चन ज्यादा आसान था इसके कंपेयर में। अभी आप देखोगे फॉर्मूला निकालने में थोड़ी कॉम्प्लिकेसी आती है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, जबकि आईआईटी एग्जाम वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स वैल्यू पूछी गई थी। अब देखो, इसमें एक नया टर्म आया है बेटा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अभी मैंने पीछे भी एक कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराया था, उसी प्रॉब्लम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, दिस पार्ट, इसको बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
अब यहां से आप समझ लेना बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कंसेप्ट हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज हो रहे हैं। मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में अक्सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इन्वॉल्व कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप देखोगे जो बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग की डिफरेंट थियरीज हैं, वो थियरीज वहां पे अलग से डिस्कस होती हैं। वहां पे नॉमेनक्लेचर डिस्कस होता है, वहां पे आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट डिस्कस होता है। उसी चैप्टर में आप देखोगे और आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस होगा। उसके अलावा उस चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं आप देख रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके कंसेप्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो मेटलर्जी में भी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन जब आप पढ़ोगे वहां भी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसके एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसके एप्लीकेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह पे देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए अगर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई बोला जाता है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप याद करो तो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन आया था। वैसे तो आपको सब याद ही होगा, मुझे पता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आया था जब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो वहां भी इसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इस ब्रैकेट को, जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला में ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है, मतलब जहां जो ब्रैकेट और उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप क्या क्या देखते हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है एक सेंट्रल मेटल एटम। इसके अंदर होता है सेंट्रल मेटल एटम। वैसे ये एटम नहीं, आयन होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मैं दोनों लिख देता हूं, और आयन प्रेजेंट होता है। और उसके साथ यहां पे कुछ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, रेयरली कैटायन भी हो सकता है, रेयरली मैं बोल रहा हूं, एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं लीगेंड। इसको बोलते हैं लीगेंड बेटा, LIGAND। तो ये लीगेंड है। और लीगेंड क्या करता है? लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दे करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू इन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लीगेंड्स हैं, ठीक है, लीगेंड्स कितने लोन पेयर दे करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, या लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आई? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बोलो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लीगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ फॉर्म कर रहे हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ
लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट टोटल नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे बोला गया है इस प्रॉब्लम में कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोबाल्ट जो है टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। कोबाल्ट टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके साथ बना सकता है, जरा देखना। क्लोराइड आयन एनायन है, इसके साथ भी बना सकता है, और अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर होता है, तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो हमें यह पता करना है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो अमोनिया के साथ बना रहा है और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो क्लोराइड आयन के साथ बना रहा है। इसीलिए फॉर्मूला डिटर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेयर टू ये एक्स वैल्यू डिटरमाइन करना। तो अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कांसेप्ट था जिसकी यहां पे जरूरत पड़नी थी। देखो बेटा, क्वेश्चन में मोलालिटी गिवन है 0.1, डेल्टा टीएफ गिवन है, केएफ फॉर वाटर गिवन है। मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं और बोला है 100% आयनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम, ये है। अब देखो यहां पे डेल्टा टीएफ गिवन है 0.558 वांटा फैक्टर वैल्यू हम निकालेंगे प्रॉब्लम जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करके। केएफ वैल्यू गिवन है 1.86 और मोलालिटी गिवन है बेटा 0.1। तो यहां से अब देखोगे वांटा फैक्टर आ जाएगा 0.558 डिवाइडेड बाई 0.186, तो ये एग्जैक्टली 3 आ जाता है। वांटा फैक्टर आ गया 3। क्या मतलब है वांटा फैक्टर 3 होने का? एक्स वैल्यू 5 बता रहे हो? हाँ सही है, सही है, सही है, एक्स 5 है। तो वांटा फैक्टर 3 होने का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स, जब वो इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होगा तो उसके एक पार्टिकल से 3 पार्टिकल बनेंगे। उसका एक पार्टिकल टोटल कितने पार्टिकल में कन्वर्ट होगा? 3 पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक। अब यहां पे एक बात समझ लो कि जैसे अगर हम कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करें तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? let the formula of the complex is CONH3। ध्यान देना, सारा अमोनिया जो न्यूट्रल लीगेंड है ना, जो न्यूट्रल लीगेंड है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सिर्फ आयन हो सकता है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो। कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसलिए वो सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो CONH3X Cl, हमें नहीं पता कि कितना क्लोरीन बाहर है, क्या सारे के सारे क्लोरीन बाहर है या कुछ क्लोरीन बाहर है कुछ क्लोरीन अंदर है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। ध्यान देना, अमोनिया और क्लोरीन ये एक एक लोन पेयर दे करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं। उसमें से X कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अमोनिया के थ्रू बन गया और टोटल 6 बनने हैं, तो क्लोरीन के साथ कितना बन सकता है? 6 - X। अब इन दोनों का नंबर अगर आप देखोगे, इन दोनों का टोटल सम क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल बनने।
तो x कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया के थ्रू, तो 6 माइनस x कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लोरीन के थ्रू। और हमारे पास टोटल क्लोरीन कितना है बेटा? 3। तो 3 में से 6 माइनस x तो यहां आ गया, तो बाहर कितना रहेगा? बाहर रहेगा Cl3 माइनस 6 प्लस x। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस 6 माइनस x, 3 माइनस 6 माइनस x। तो ये अगर आप देखो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा x माइनस 3। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CONH3x Cl 6 माइनस x Cl x माइनस 3। अब हम अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें और बोला जा रहा है कि 100% आयनाइजेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, तो अगर 100% आयनाइजेशन होगा बेटा, तो एक तो ये कैटायन मिल जाएगा CONH3x Cl 6 माइनस x, और ब्रैकेट के ऊपर देखना ये इतने क्लोराइड आयन बनेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लस x माइनस 3 क्लोराइड आयन। यहाँ पे देखो क्लोरीन का नंबर कितना है बाहर में? x माइनस 3, और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज? -1, तो x माइनस 3 क्लोराइड आयन बने। तो इन पे नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? x माइनस 3 नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? x माइनस 3 पॉजिटिव होगा बेटा। इसीलिए मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेयर टू x वैल्यू डिटरमाइन करना। तो अब आप देखो टोटल आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3। अब देखो उनमें से एक तो ये कैटायन हो गया, एक कैटायन हो गया, और एनायन कितने बन रहे हैं भाई? x माइनस 3। कैटायन मिल रहा है एक, और एनायन कितने? x माइनस 3। इन सबका टोटल सम बता रहे 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 बता रहे बेटा। 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर आप देखोगे तो x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5। x वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 5। और x अगर 5 आ गया तो फिर फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, therefore formula of complex is CONH3 5 Cl Cl2। CONH3 5 Cl Cl2 ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। और आईआईटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर की बात करें तो आंसर उसका क्या होगा? 5। तो एक बार आप पूरा सॉल्यूशन को देखो, और फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखो। Excuse me, sir. बोलो। सर ऐसा भी पॉसिबल है कि सारे क्लोरीन उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं? हाँ हो सकता है। तो सर वो अगर मान केस लो क्यों नहीं लिया हमने? अरे भाई वो आई पे डिपेंड करेगा वांटा फैक्टर क्या रहा है। अगर वांटा फैक्टर मान लो आ जाता 4, समझ में आया कि नहीं? अगर वांटा फैक्टर 4 आ जाता तो तीनों क्लोराइड आयन बाहर होते, सारा अमोनिया अंदर,
और x वैल्यू 6 आती तब। ओके सर। तब हो जाता CONH3 6 Cl3 बाहर होता। तो एक तो ये Yes. कटायन बन जाता और 3 क्लोराइड आयन, तो 4 आयन बन जाते तब। यस मैं कि नहीं? अगर आई वैल्यू 2 होगी तब क्या आ जाएगा? तब ये हो जाएगा CONH3 4 Cl2, ये तो अंदर और एक क्लोरीन बाहर। तो इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पे। आगे बढ़े भाई। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नोट करो अगला क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट of 0.02 mole fraction. The freezing point of 0.02 mole fraction solution. The freezing point of 0.02 mole fraction solution of acetic acid, इसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एसिटिक एसिड A इन बेंजीन को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन बेंजीन B is 277.4 Kelvin. 277.4 Kelvin. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल फ्रैक्शन solution of acetic acid A in benzene B is 277.4 Kelvin. 277.4 Kelvin. आगे लिखो, acetic acid exists partly as a dimer. Acetic acid exists partly as a dimer. Acetic acid exists partly as a dimer. इस रिएक्शन के थ्रू एग्जिस्ट करता है। 2A gives A2. मैंने बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसी की बात करो। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट पार्टली एज अ डाइमर, 2A gives A2. Calculate equilibrium constant for the dimerization. Calculate equilibrium constant. Calculate equilibrium constant for the dimerization. Calculate equilibrium constant for the dimerization. Freezing point of benzene. Freezing point of benzene is 278.4 Kelvin. 278.4 Kelvin. ये बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है, TF0. And its heat of fusion delta HF, and its heat of fusion delta HF
ये बता रहे हैं 10.042 किलो जूल पर मोल, 10.042 किलो जूल पर मोल। अब इस क्वेश्चन में आप देखो बेंजीन का केएफ नहीं गिवन है बेटा, बल्कि क्या गिवन है, टीएफ नॉट गिवन है और डेल्टा एचएफ गिवन है। तो आपको याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि केएफ इज इक्वल टू आर टीएफ नॉट स्क्वायर एमबी अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। उसके बेसिस पे पहले केएफ निकालना पड़ेगा आपको और फिर उसको यूज करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में बहुत वैरायटी है इस पर्टिकुलर पार्ट में।
ये सॉल्व कर पाओगे या नहीं, ये बताओ। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक तो यहाँ पे देखो TF नॉट गिवन है, TF नॉट गिवन है 277.4 केल्विन, ये TF नॉट है, नहीं TF नॉट गिवन है 278.4 केल्विन और TF गिवन है बेटा 277.4 केल्विन। ऑडियो नहीं आ रही? .4 केल्विन, TF गिवन है 277.4 केल्विन। ठीक है, तो हम अगर इस रिजल्ट को यूज करें डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, I इंटू KF इंटू M। अब इसमें अगर आप देखो तो डेल्टा TF आ जाएगा 1 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय KF। KF वैल्यू आपको पता नहीं है, KF आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, RTF नॉट स्क्वायर MB अपॉन 1000 डेल्टा H फ्यूजन। यहां से KF आएगा बेटा मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी भी नहीं गिवन है यहाँ पे, मोलालिटी कैसे निकालोगे? तो आपको मैंने ये रिजल्ट बताया था XA अपॉन XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू MMB अपॉन 1000। तो ये XB जो है
क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो XB को हम 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं बेटा। तो यहां से मोलालिटी अगर आप देखोगे तो मोलालिटी क्या आ जाएगी, मोलालिटी आ जाएगी 1000 XA डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA इंटू MB। तो ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 1000 XA अपॉन 1 माइनस XA इंटू MB। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा वांटा फैक्टर, यहां से आपको वांटा फैक्टर मिलेगा। काफी सारा कैलकुलेशन करना है, तो 1 इज इक्वल टू आई। अच्छा, वांटा फैक्टर क्या होगा वो भी देख लो। वांटा फैक्टर कैसे निकालोगे, यहां से देखो, अगर इसका 1 मोल लिया है, ए का 1 मोल लिया है तो इसका 0। अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा, तो इसका कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। तो एन टोटल अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो एन टोटल कितना आ जाएगा बेटा, एन टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, यानी कि 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये वांटा फैक्टर अगर आप देखोगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 बाई 1 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर वैल्यू। तो आर यहाँ पे ये डेल्टा एच फ्यूजन किलो जूल पर मोल के टर्म्स में, तो आर वैल्यू आप लोगे 8.314। 8.314 ये तो जूल के टर्म्स में होता है, किलो जूल के टर्म्स में चाहिए, तो इंटू 10 टू द पावर -3। 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आर वैल्यू आ जाएगी, इंटू TF नॉट। TF नॉट कितना है, TF नॉट है 278.4, 278.4 का स्क्वायर, 278.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय MB। B है बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा HF 10.042, ये गिवन है। अब आगे देखो, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टर्म, तो ये क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 0.02 अपॉन 0.98, 1 माइनस 0.02, 0.98 मल्टीप्लाइड बाय MB 78। अब देखो बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब एक साथ एक्सप्रेशन लिखने का बेनिफिट देखना जरा, एक साथ हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, हमने बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब देखो 78 से 78 कैंसिल हो गया, 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब बाकी टर्म को, अब इसको आप 0.02 अपॉन 0.98 को आप लिख सकते हो 1/49, तो 1/49, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 10.042, 10.042 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10.042, और ये आ गया था 1/49, तो 49 यहां आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 8.314 इंटू 278.4 इंटू 278.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3, तो 10 पावर -3 यानी कि 10 पावर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है अल्फा। पॉइंट 0.48, ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 बता रहे हैं या अल्फा बता रहे हैं, अल्फा, तो अल्फा आ रहा है 0.48।
अल्फा इज इक्वल टू 0.48 आ गया। अब बेटा आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डायमराइजेशन। तो आपको डायमराइजेशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये डायमराइजेशन रिएक्शन है, आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो के इक्विलिब्रियम अगर आप यहां पे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी कि अल्फा अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो अब आप वैल्यू को पुट कर दो तो 0.48 बाई 2, तो ये 0.24 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.48, तो यानी कि 0.52 का स्क्वायर, 0.52 इंटू 0.52, ये सॉल्व कर लो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। .24 अपॉन 0.52 इंटू 0.52, 0.88, 0.88। जीरो पॉइंट एट एट तो नहीं गिवन है यहाँ पे, 3.36 गिवन है। 3.36 तो आएगा भी नहीं, 3.36 तो नहीं आना है यहाँ पे। ये कैलकुलेशन सही है बेटा, अल्फा 0.48, अल्फा 0.48 वाला कैलकुलेशन सही है। तो अल्फा अगर 0.48 आता है तो अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो 0.48 बाई 2 इंटू 0.52 इंटू 0.52। फिर आंसर में दिक्कत लग रही है। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन सही है तो फिर जो आप आंसर निकाल रहे हो वो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, ये नहीं बोला कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा, Kp निकालना है, Kc निकालना है, Kx निकालना है, Kn निकालना है। तो बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपको कंसीडर करनी, मान लो आपको Kc निकालना है तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो गिवन है नहीं, तो इसलिए आप Kn ही यहाँ पे निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल। तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया है। एक क्वेश्चन आप और नोट करो, लास्ट क्वेश्चन। लिखो 0.4 ग्राम of an acid HA, 0.4 gram of an acid HA, मॉलिक्यूलर मास एसिड का गिवन है 80, मॉलिक्यूलर मास है 80, was dissolved in 100 gram of water, was dissolved in 100 gram of water। आगे लिखो the solution shows a depression of freezing point, the solution shows a depression of freezing point of 0.12 Kelvin,
0.12 Kelvin. Calculate dissociation constant. Calculate dissociation constant of the acid. Calculate dissociation constant of the acid at about 0 degree centigrade. At about 0 degree centigrade. Given Kf for water. Given Kf for water. 1.86 Kelvin per molal. 1.86 Kelvin per molal. और एक बात और यहां पे गिवन है, assuming molarity of solution, assuming molarity of solution is approximately equal to molality. Molarity of solution is approximately equal to molality. आपको एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है. फर्स्ट लाइन, हाँ फर्स्ट लाइन है 0.4 ग्राम ऑफ एन एसिड HA. 0.4 ग्राम ऑफ एन एसिड HA, molecular mass given है 80, was dissolved in 100 gram of water. Was dissolved in 100 gram of water. ठीक है, ये गिवन है. जीरो 0.3. ना अच्छा, आप मुझे ये बता दो कि टेस्ट आज कल रखना है या शिफ्ट कराना चाहते हो? बोलो बच्चों, टेस्ट आप कल रखना चाहते हो या शिफ्ट कर दें? अगर प्रैक्टिस के लिए और टाइम चाहिए तो. हाँ, लावण्या को तो ठीक है. तो अगर शिफ्ट करना है तो ट्यूसडे रख लें क्या? बोलो बेटा, ट्यूसडे रख लें? यस सर. सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा ट्यूसडे?
बोलो। तो ट्यूसडे कब रखा जाए? इवनिंग में ट्यूसडे रख सकते हैं? जिस टाइम पे सैटरडे को होता है टेस्ट 6 to 7, क्या उस टाइम पे रखा जा सकता है ट्यूसडे को? अगर किसी को प्रॉब्लम हो 6 to 7 में तो बता दो। अच्छा, प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर कब रख ले बेटा ट्यूसडे को? अंकिता, कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होती है? तो 4 to 7। 4 to 7 होती है। ट्यूसडे 4 to 7, 7 to 8, 7 to 8 ये तुम्हारी क्लास होती है रणवीर? और ट्यूसडे को मैथ्स की क्लास होती है क्या? ट्यूसडे बच्चों मैथ्स की क्लास होती है? मैथ्स की क्लास होती है 7 to 8:45। अच्छा, वो ठीक है, करनाल में। तो और संडे को क्या शेड्यूल रहता है आपका? सैटरडे संडे तो एक जैसा ही शेड्यूल रहता होगा। एक काम किया जा सकता है, ये ट्यूसडे को फिजिक्स की क्लास होती है आप लोगों की? देखो, मैं अपने क्लास को सैक्रिफाइस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? वही एक ऑप्शन बचता है कि मैं क्लास को सैक्रिफाइस करके जो है टेस्ट रखूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 10 बजे से ऑप्शन आकाश दे रहे हैं भाई, ये 10 बजे वाला ऑप्शन क्या ठीक है? एक काम कर सकते, एक काम कर सकते हैं, क्लास रख लें, लेकिन क्लास के जस्ट बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद फिर फर्दर क्लासेस, ये तो आपके ऊपर अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है भाई, इतना टॉर्चर ठीक नहीं है। ऐसे करो कि आप जो है ट्यूसडे को अरे 7 से 8 बोल करके कुछ लोगों को तुम क्या टॉर्चर कर रहे हो? कुछ लोगों को तो 8 बजे भी प्रॉब्लम है, तुम 7 बजे उठा रहे हो, क्या कर रहे हो ये? एक दिन की बात है, हाँ सही तो है, एक दिन की बात है, लेकिन अपने भाई बंधुओं को समझाओ ना। 7 to 8 क्लास होती है।
अच्छा चलो ऐसा करते हैं, फिर आपको जो है थोड़ा दूसरा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं, ट्यूसडे को क्लास के टाइम में टेस्ट रखता हूं, ये ठीक है? ट्यूसडे क्लास के टाइम में टेस्ट रखता हूं, और लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सारी क्लासेस आपकी मैं लंबी करूंगा। बाकी जो 4 क्लासेस हैं, क्लास का ड्यूरेशन मैं, चारों क्लासेस का ड्यूरेशन मैं कम से कम 20-20 मिनट बढ़ाऊंगा। 20-20 मिनट मैं क्लास का टाइम को इंक्रीज करूंगा। कल ही रख चलो सोवित, बीच में 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे बेटा, ऑक्सीजन भर लेना खूब। सर तो सर उससे अच्छा कल रख लो सर, एक टेस्ट टाइम पे 1 घंटे की क्लास कंपनसेट हो जाएगा सर। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, ये मेरी अपनी फीलिंग है। नहीं सर, टेस्ट टाइम कि ट्यूसडे को दे देंगे, ट्यूसडे की क्लास की जगह कल रख लो टेस्ट टाइमिंग पे। अच्छा कल आप बोल रहे कल क्लास रख ले? यस सर, एक क्लास ऑर्गेनिक की अगर कल हो जाए तो ट्यूसडे के दिन टेस्ट दे पाएंगे हम। हाँ बताओ भाई, ये इनका आइडिया जो है ये कैसा रहेगा अगर मैं कल क्लास रख लूं टेस्ट की बजाय? तो सर ये बेस्ट आइडिया है। हाँ ये बेस्ट है ना? यस सर। सर कल चलो वेरी जो गुड, मर्जी वेरी टाइम गुड, रख दो, वेरी गुड। चाहे सुबह 6 बजे रख दो, कोई टेंशन नहीं है, रख दो बस। हाँ कल। कोई टेंशन नहीं है। नहीं सर। तो अ, फिर ऐसा करते हैं, कल क्लास रख लेते हैं और ट्यूसडे को टेस्ट रख लेते हैं, सही है? यस सर, अरे सही है भाई। एकदम बढ़िया सर। तो कल क्लास का टाइमिंग क्या रखे फिर? कल क्लास का टाइमिंग क्या रखे बेटा? 6 से 6 to 7:30 रख ले कल। बोलो बेटा, 6 to 7:30। 6 to 7:30 में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सिर्फ वो बताएगा, बाकी ठीक है। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, टेस्ट के टाइम पे रख रहा हूं मैं। सही है? चलो फिर सबको ये शेड्यूल जो है समझ में आ रहा है। तो कल हम ऐसा करेंगे बेटा, कल क्लास रखेंगे 6 to 7:30, और ट्यूसडे को आपको क्लास के टाइमिंग में ही टेस्ट देना है, ठीक है? टेस्ट हम लोग रखेंगे ट्यूसडे को 8:30 to 9:30। आधे घंटे मैं उनको दे रहा हूं जो जिनको सो करके उठने में थोड़ा टाइम प्रॉब्लम होती है, तो आधे घंटे में कंफर्टेबल हो जाएंगे, नींद खुल जाएगी, ठीक है? चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समराइज कर दूं, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, और फिर मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूं। तो बोले 0.4 ग्राम ऑफ एन एसिड HA was dissolved in 100 gram of water. The solution shows a depression of freezing point of 0.12 Kelvin. Compute dissociation constant of the acid at about 0 degree centigrade. ये टेम्परेचर तो फालतू में दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं। Given Kf for water given है 1.86 Kelvin per मोलल। तो आप सबसे पहले तो ऐसा करो बेटा, I निकालो, वांटा फैक्टर निकालो। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। तो डेल्टा TF यहां पे गिवन है 0.12। वांटा फैक्टर कैलकुलेट करना है, KF गिवन है 1.86। मोलालिटी को अगर आप देखो तो 0.4 ग्राम एसिड, 0.4 ग्राम एसिड 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है। यहाँ पे जो है ये मोलारिटी को, मोलालिटी मतलब मोलालिटी और मोलारिटी को बराबर भी बोल रहा है कि आप कंसिडर कर सकते हो। तो 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी, तो मोलालिटी हो जाएगी बेटा इसमें 0.4 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 80 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे गिवन है 100 ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 10 4, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पे आ गया 20। तो वांटा फैक्टर आई इज इक्वल टू 0.12 इंटू 20 अपॉन 1.86, 0.12 इंटू 20 अपॉन 1.86, तो ये आ गया बेटा 2.4 अपॉन 1.86। कितना आ गया ये सॉल्व करके? 2.4 अपॉन 1.86, 1.29, तो ये आ गया 1.29। तो वांटा फैक्टर आ गया बेटा 1.29। ठीक, अब देखो जब हम इसका डिसोसिएशन कंसीडर करेंगे तो ये रिएक्शन होगी HA प्लस एक्वस गिव्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस A नेगेटिव एक्वस, इसका K निकालना है। अब देखो अगर हमने इसका 1 लिया है 0 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 प्लस अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 1.29, तो यहाँ से अल्फा वैल्यू आ जाएगी 0.29, अल्फा इज इक्वल टू 0.29, अल्फा निकाल लिया हमने 0.29। अब एक चीज देखना, अल्फा वैल्यू 0.29 है, मतलब 29% डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते। वो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आप यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो K क्या हो जाएगा इस केस में? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको ये यूज करना पड़ेगा एक्सप्रेशन, अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा वैल्यू 0.088 बेसिकली मैंने आपको एनिक इक्विलिब्रियम में बताया हुआ है कि जब एसिड या बेस का डिसोसिएशन 8% से कम होता है तब हम अल्फा को 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे 29% डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो 8% से बहुत ज्यादा है, इसलिए अल्फा को 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C जो कंसंट्रेशन होगा बेटा वो मोलालिटी के बराबर होगा, और मोलालिटी अगर आप देखो तो यहाँ पे 1/20 आ रही है, तो मैं इसको 1/20 ही लिखता हूँ, 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 0.29 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.29, तो 1 माइनस 0.29 0.71, तो K आ गया, K इज इक्वल टू 0.29 इंटू 0.29 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.71, 20 इंटू 0.71, 0.29 इंटू 0.29 अपॉन 20 इंटू 0.71। ठीक है, अब ये सॉल्व करके देख लो कितना आता है। .0059, हाँ एकदम सही है, ये आता है 5.92 इंटू 10 टू द पावर -3, 5.92 इंटू 10 टू द पावर -3। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें आंसर सही नहीं आ रहा था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे चिराग? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आंसर को छोड़ नहीं दे रखा था पीछे, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे हमने अब के वैल्यू निकाला तो उसमें हमने सी से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, जैसे ऊपर जैसे कंसंट्रेशन ऑफ A2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का, जो हमने सिर्फ अल्फा बाय 2 ले लिया ना, डिनोमिनेटर में एक सी भी तो आएगा। वो क्यों आएगा? सर जैसे कंसंट्रेशन सी अल्फा लिखेंगे ना, हमने सिर्फ अल्फा बाय 2 लिखी थी ना।
मतलब तुम ये बोल रहे हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन सी लेकर के और इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म्स में सॉल्व करें। सर जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में के की वैल्यू हमने सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखी ना। एकदम सही है। हाँ, और एकदम सही है। पिछले वाले में जैसे हमने अल्फा बाय 2 बाय 1 माइनस अल्फा, तो सी के फैक्टर से रुक भी तो जाओ मल्टीप्लाई रुक नहीं जाओ, मैं अभी बता देता हूँ। ये थी रिएक्शन 2a गिव्स a2, ठीक? यस ये थी रिएक्शन 2a sir. गिव्स a2। आप ये बोल रहे हो कि अगर हम इसको भी कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करें तो c 0 और ये हो गया आपका c इंटू 1 माइनस अल्फा और ये हो गया c अल्फा बाई 2, ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर। तो फिर आप बोल रहे हैं kc जो होगा, kc क्या हो जाएगा? kc हो जाएगा c अल्फा बाई 2 अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये यस सर। ठीक। फिर तो एक इसका मतलब आप ये डिनोमिनेटर, बोल रहे हो कि ये आ जाएगा अल्फा, c से c कैंसिल हो गया तो अल्फा बाई 2 c इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये यस ऐसा? सर। यस सर, इससे 3 अच्छा, पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में? या वो जो मोलालिटी निकाला है उसी को कंसंट्रेशन मैंने ले? मोलालिटी कोई कंसंट्रेशन ले लिया। हाँ ठीक बोल रहे हो तुम, ठीक बोल रहे हो, सही है, सही बोल रहे हो। जो मोलालिटी हमने निकाला है ना वहां पे, तो मोलालिटी को उधर भी हम अप्रोक्सीमेटली मोलारिटी ले लेंगे और वही मोलारिटी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे सी की जगह पे, तो सही आंसर आ जाएगा। आंसर है 3.36। वो पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा आंसर जो है वो 3.36 आता है, तो केसी बेसिकली निकाला हुआ है, तो वो सी वाला फैक्टर हमने नहीं कंसिडर किया था। सबको क्लियर हो गया? अरे ये सबको क्लियर हुआ ना? क्या गड़बड़ हो रही थी? वेरी गुड चिराग। ठीक है बेटा, अब आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहो। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिनिश हो गया है। अब मैं इसके बाद, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आइसोमेरिज्म को तब तक डिस्कस करूंगा जब तक आइसोमेरिज्म फिनिश नहीं हो जाता। आइसोमेरिज्म फिनिश करने के बाद फिर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी और इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो कल की जो क्लास होगी, कल वाली क्लास में मैं आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है, जहां तक मैंने फिनिश किया उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज कर लेना आइसोमेरिज्म को। ओके बेटा, टेस्ट आपका ट्यूसडे को होगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, जितेंद्र सर को बोल करके आप उस ग्रुप में अपने आप को ऐड करवा लो। जितेंद्र सर को बोल करके बेटा उस ग्रुप में आप अपने आप को ऐड करवा लो। +2 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है।